Hello everyone, welcome to our own YouTube channel Shantanu's BioPrep Life Science. Today we are going to start a chapter from biochemistry unit, that is metabolic pathway, and this is the first video of the metabolic pathway chapter, that is introduction to metabolism. ये वाले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करने वाले एंड मेनली वी आर गोइंग टू डिस्कस concepts in detail so that your basics will get developed. Starting with the term metabolism. Metabolism is a series of chemical reactions which are interconnected and occurs within a cell in order to maintain or to sustain life is known as metabolism, and such pathway is referred to as metabolic pathway or metabolic map. ऐसे chemical reaction जो कि interconnected है आपस में, and ये सब interconnected reaction जो कि cell में occur कर रहे हैं, ये सब important है in order to maintain life or to sustain life. फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप का एक लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे है. सिमिलरली Krebs cycle is a cyclic type of metabolic pathway. All such types of metabolic pathways are very much essential for life, क्योंकि हमें पता है कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने के बाद एटीपी बनती है और एटीपी से हमको एनर्जी मिलती है. विदाउट एनर्जी वी कैनॉट सर्वाइव. So such reactions which are interconnected are known as metabolic pathways or metabolic map. Metabolic pathways can be in turn divided into 4 types: linear, cyclic, spiral, branch. Linear type of metabolic pathway का best example है glycolysis. Cyclic metabolic pathway का best example है TCA और Krebs cycle. Spiral type of metabolic pathway का best example है biosynthesis of fatty acids. Branch type of metabolic pathway का best example है the branch type of metabolic pathway can be divided into 2 types: branch divergent type जिसका बेस्ट एग्जांपल है पेनिसिलिन बायोसिंथेसिस, एंड ब्रांच कन्वर्जन टाइप जिसका बेस्ट एग्जांपल है अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस. तो ये जो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इसमें से मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ही दिया है. आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे लेकिन आपको वो याद रखना नहीं है. जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव मेंशन्ड देम ओवर हियर. ओके, नाउ वी विल डिस्कस ईच टाइप ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज इन डिटेल. Starting with the first type of metabolic pathway, that is linear metabolic pathway. तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे ऑलरेडी ड्रॉ करके रख दिया है. यहाँ पे इनिशियल सबस्ट्रेट ए है जो कि कन्वर्ट हो रहा है इनटू फाइनल प्रोडक्ट डी इन 3 स्टेप्स. कौन से 3 स्टेप्स? ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी. और हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेप या रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है. ए टू बी के लिए फर्स्ट एंजाइम, बी टू सी के लिए सेकेंड एंजाइम, सी टू डी के लिए थर्ड एंजाइम. मतलब ईच स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम या फिर सेपरेट एंजाइम या फिर डिस्टिंक्ट एंजाइम. ठीक है, हर एक स्टेप के लिए अलग एंजाइम प्रेजेंट है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स. व्हाट आर मेटाबोलाइट्स एंड इंटरमीडिएट्स. मेटाबोलाइट्स फॉर सिंपल टर्म में बस इतना याद रखो कि जो भी चीजें मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे मेटाबोलाइट. कौन से भी चीज, ए यहाँ पे ए बी सी डी सबके सब मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ए बी सी डी आर नोन एज मेटाबोलाइट्स. और इंटरमीडिएट्स क्या है? इनिशियल सबस्ट्रेट ए एंड फाइनल प्रोडक्ट डी. इनिशियल एक्सेप्ट इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट, everything present in the metabolic pathway are referred to as intermediates. इनिशियल सबस्ट्रेट और फाइनल प्रोडक्ट को छोड़ के जो भी मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट है उनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट. सो ए एंड डी को छोड़ के कौन बचता है? बी एंड सी. तो बी एंड सी विल बी नोन एज इंटरमीडिएट्स ऑफ दिस गिवन मेटाबॉलिक पाथवे. तो ये 2 टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे. ठीक है. The next type of metabolic pathway is cyclic type of metabolic pathway. In this, initial substrate A is getting converted into final product A in 3 steps: A to B, B to C, C to A. That is 3 steps. हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक या फिर अलग या फिर डिस्टिंक्ट एंजाइम होगा. Each step is catalyzed by a specific enzyme. A to B के लिए फर्स्ट एंजाइम, B to C के लिए सेकेंड एंजाइम, C to A के लिए थर्ड एंजाइम प्रेजेंट होगा. यहाँ पे भी मेटाबोलाइट्स देख लेते हैं.
तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। तो ए बी सी विल बी नोन एज मेटाबोलाइट्स ऑफ दिस गिवन मेटाबॉलिक पाथवे। इनिशियल सबस्ट्रेट ए एंड फाइनल प्रोडक्ट ए, यहाँ पे क्या है, इनिशियल सबस्ट्रेट भी ए ही है और फाइनल प्रोडक्ट भी ए ही है। तो इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट को छोड़ के जो भी मेटाबॉलिक पाथवे में बचता है उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। सो ए को छोड़ के rest will be known as intermediate. So B and C will be known as intermediates of the metabolic pathway. Clear? Next है spiral metabolic pathway. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, initial substrate A is getting converted into B, then B is getting converted into C, C is getting converted into D, and D is getting converted into A dash. Initial substrate यहाँ पे A था, उसके बाद वो A dash बन गया. Now A dash is behaving as an initial substrate. So A dash will get converted into B dash, B dash will get converted into C dash, C dash will get converted into D dash, D dash will get converted into A dash. यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेम एंजाइम कैन कैटेलाइज डिफरेंट स्टेप्स और रिएक्शंस। मतलब एंजाइम 1 A to B को भी कैटेलाइज करवा रहा है, A dash to B dash को भी कैटेलाइज करवा रहा है। सेम एंजाइम कैन कैटेलाइज मोर देन वन स्टेप और रिएक्शन। लेकिन साइक्लिक एंड लीनियर में ऐसा नहीं था। साइक्लिक एंड लीनियर में एक स्टेप को एक ही एंजाइम कैटेलाइज करवा सकती है, एक स्टेप के लिए एक एंजाइम। लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वन एंजाइम कैन कैटेलाइज मोर देन वन स्टेप। तो ये माइनर डिफरेंस प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं इसमें। तो मेटाबोलाइट्स देख लेते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होगा उसको मेटाबोलाइट्स बोलेंगे। सो ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ऑल विल बी नोन एज मेटाबोलाइट्स। इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट को छोड़ के जो भी प्रेजेंट होगा उनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। सो एक्सेप्ट ए एंड ए डैश, कौन कौन बचता है, बी सी डी, बी डैश सी डैश डी डैश, इन सबको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट्स ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। Moving on to the next type of metabolic pathway, that is branched metabolic pathway. This type is divided into two categories, branch divergent type and branch convergent type. नाम से ही पता चल रहा है डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्जेंस होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इनिशियल सबस्ट्रेट यहाँ पे A है एंड फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे दो है, D एंड F। B जो मेटाबोलाइट है, B मेटाबोलाइट कैन आइदर फेवर अबव मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज B का कन्वर्जन C में हो सकता है एंड देन C का D में, या फिर B कैन फेवर बिलो मेटाबॉलिक पाथवे, दैट इज B का कन्वर्जन E में हो सकता है एंड E का कन्वर्जन F में हो सकता है। तो अभी आप पूछोगे कि ये कौन डिसाइड करेगा कि B ऊपर वाला मेटाबॉलिक पाथवे फेवर करेगा या नीचे वाला पाथवे फेवर करेगा। सो दिस डिसीजन is decided by the amount of enzyme E2 and E4 in this pathway. अगर amount of enzyme E2 ज्यादा होगा then B will favor या फिर B will enter above metabolic pathway, that is B will get converted into C, C will get converted into D. और अगर amount of enzyme 4 ज्यादा होगा then B will favor below metabolic pathway, B will get converted into E, E will get converted into F। ठीक, बस इतना ही याद रखना था। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है B कैन एंटर टू डिफरेंट पाथवेज, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम 2 and 4 ओवर हियर, ठीक है। मेटाबोलाइट्स A B C D E F सारे जो प्रेजेंट हो गए मेटाबॉलिक पाथवे में उसको हम बोलेंगे मेटाबोलाइट्स। इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट को छोड़ के जो भी बचेगा उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट्स। सो लिविंग A D and F, कौन बचता है, B C E, then B C E will be known as intermediates, ठीक है। Now coming to branched convergent type, यहाँ पे भी नाम से पता चल रहा है कि कुछ कॉन्वर्जेंस होके एक प्रोडक्ट बनेगा। तो we can observe that there are two initial substrate A and X which will later converge and give rise to an end product R। तो दो इनिशियल सबस्ट्रेट बाद में कॉन्वर्ज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ब्रांच कॉन्वर्जेंट टाइप, ठीक है।
ब्रांच डाइवर्जन में एक इनिशियल सबस्ट्रेट था, 2 फाइनल प्रोडक्ट थे। ब्रांच कन्वर्जन टाइप में 2 इनिशियल सबस्ट्रेट है, 1 फाइनल प्रोडक्ट है। मेटाबोलाइट्स यहाँ पे कौन कौन है? ए बी सी क्यू आर एक्स वाई जेड सब। और इंटरमीडिएट्स मतलब इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट को छोड़ के, मतलब ए एक्स एंड आर को छोड़ के जो भी बचेगा उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट्स। मतलब बी सी क्यू वाई जेड आर नोन एज इंटरमीडिएट ऑफ दिस मेटाबॉलिक पाथवे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने मेंशन किया। एवरीथिंग इन द मेटाबॉलिक पाथवे इज नोन एज मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट में इनिशियल सबस्ट्रेट भी होगा, इंटरमीडिएट भी होगा और फाइनल प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि एक्सेप्ट इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट, इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट को छोड़ के जो भी मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया है व्हाइल स्टडीइंग ऑल द 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1। In the below pathway, identify metabolite and intermediate respectively from the given options. तो ये आसानी से सॉल्व हो जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मेटाबोलाइट मतलब सब चीजें जो मेटाबॉलिक पाथवे में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे मेटाबोलाइट। तो यहाँ पे ए बी सी डी चारों ही मेटाबोलाइट होगी। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट मतलब इनिशियल सबस्ट्रेट एंड फाइनल प्रोडक्ट को छोड़ के, मतलब ए एंड डी को छोड़ के कौन बचता है? बी एंड सी। तो A, B, C, D will be metabolite and B and C will be intermediate. B and C will be intermediate. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ई। तो ये टाइप के क्वेश्चन अभी तक नहीं आए कौन से भी एग्जाम में, पूरे चांसेस है आने के, क्योंकि मेटाबोलाइट एंड इंटरमीडिएट्स इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ता है तो बच्चे इसमें गलती कर देते और एग्जामिनर्स इसका फायदा उठाते। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस है इन अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, हाँ, तो ये हम सॉल्व करेंगे। In a linear metabolic pathway, if initial substrate is converted into product in 14 step, how many intermediates will be formed? ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सिंपल सा लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मैंने सिंपल सा लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे को ड्रॉ किया है वेयर ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डी इन 3 स्टेप्स। तो ये फर्स्ट एंजाइम इसको कैटालाइज करवाएगा, ये सेकेंड एंजाइम इसको कैटालाइज करवाएगा और थर्ड एंजाइम इसको कैटालाइज करवाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप का मैंने लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे को ड्रॉ कर दिया। 3 स्टेप्स है, एंजाइम भी 3 प्रेजेंट हो गए। फर्स्ट स्टेप के लिए एक, सेकेंड स्टेप के लिए सेकेंड, थर्ड स्टेप के लिए थर्ड। बिकॉज वी नो each step is catalyzed by a specific enzyme in linear pathway. So total number of different enzymes present will be 3 enzymes. मेटाबोलाइट्स कितने हैं? 4 मेटाबोलाइट्स, A, B, C, D। कौन से? A, B, C, D। इंटरमीडिएट्स कितने हैं? सिर्फ 2, B एंड C। तो हम देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स जितने उतने नंबर ऑफ एंजाइम्स। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंजाइम्स। सेकेंड कंक्लूजन हम ये निकल सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स। क्योंकि यहाँ पे देखो 3 स्टेप्स थे और मेटाबोलाइट मिल रहे 4, स्टेप्स प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स।
अगर स्टेप्स -1 कर देते हैं तो हमको मिल रहे हैं नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इन लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि 3 स्टेप्स की रिएक्शन है और ऊपर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने मिल रहे थे हमको, 2। तो हमने ये लीनियर पाथवे से खुद से ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डिड्यूस की है। तो बस हमको अभी वो अप्लाई करना है। क्वेश्चन में दिया है इट इज ऑफ 14 स्टेप्स, तो नंबर ऑफ एंजाइम्स विल बी 14, number of metabolites will be 14 plus 1 steps plus 1 15 metabolites, and steps minus 1 will give us number of intermediates. तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस एक सिंपल सा मेटाबॉलिक पाथवे को ड्रॉ किया और वहां से सब चीजें हमने डिड्यूस की। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ये मैंने खुद से डिजाइन किया है, ठीक है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 2 टर्म्स दैट इज मेटाबॉलाइट्स एंड इंटरमीडिएट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस है, अगर आया तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स विल बी फॉर्म्ड इफ द लीनियर पाथवे कंसिस्ट ऑफ 14 स्टेप्स, सो द आंसर विल बी 30। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक मैंने दिया है कि नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व, क्योंकि हमको पता है कि ईच स्टेप विल बी कैटलाइज्ड बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम। तो जितने नंबर ऑफ स्टेप्स उतने नंबर ऑफ एंजाइम्स, यहाँ पे 3 स्टेप्स थे, 3 एंजाइम्स प्रेजेंट हो गए। नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, नंबर ऑफ स्टेप्स माइनस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो कि हमने यहाँ पे डिड्यूस कर दिया था जस्ट फ्रॉम हिज मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना है तो याद रख सकते हो, नहीं तो आप मेरे जैसे ये पहले लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे ड्रॉ करोगे एग्जाम में, वहां से सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी, आप वहां से कंक्लूजन निकल सकते हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपके लिए, इन अ साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे इफ इनिशियल सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इन 18 स्टेप्स, हाउ मेनी मेटाबोलाइट्स विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले एक साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे को ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा। ये मैंने एक साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे को ड्रॉ किया, ये भी 3 स्टेप का है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए। कितने स्टेप्स का है, 3 स्टेप्स का। हर एक स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होती है, तो 3 स्टेप्स है तो 3 एंजाइम्स प्रेजेंट होगी, डिफरेंट एंजाइम्स। नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स यहाँ पे 3 है, ए बी एंड सी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर में नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1 मिल रहा था हमको, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं हमको, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। और इंटरमीडिएट्स क्या है, मेटाबोलाइट्स क्या थे, ए बी सी। इंटरमीडिएट 2 ही है, ए को छोड़ के बी एंड सी बच गया, तो बी एंड सी विल बी इंटरमीडिएट। तो यहाँ से हम डिड्यूस कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंजाइम्स। नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स। लीनियर में क्या था, नंबर ऑफ स्टेप्स प्लस 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो ये पॉइंट डिफरेंट है साइक्लिक के अंदर। और नंबर ऑफ स्टेप्स -1 इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये सेम है इन लीनियर एज वेल एज साइक्लिक। नंबर ऑफ स्टेप्स -1 इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन से अब हम आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है 18 स्टेप्स, तो अगर 18 स्टेप्स है, एंजाइम्स भी 18 हो गए। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स उतने नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, 18 मेटाबोलाइट्स।
नंबर ऑफ स्टेप्स -1 अगर हम करते हैं तो हमको मिल रहा है नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स, मतलब 17 इंटरमीडिएट्स विल बी देयर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मेटाबोलाइट्स विल बी फॉर्म, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज 18 मेटाबोलाइट्स। तो ऐसे आप एग्जाम में एक खुद से पाथवे को ड्रॉ करके आराम से चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। और अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है, कि मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन कैसे किया, और अगर ये कंसेप्ट आपको पता नहीं होता तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे आपको एकदम स्मार्टली स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिक दिया है मैंने, नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व, बिकॉज ईच स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स, ये वाला पॉइंट इसमें डिफरेंट है। लीनियर में हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्टेप्स +1 अगर हम कर दे तो नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स हमको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू नंबर ऑफ मेटाबोलाइट्स है। तो सेकंड स्टेप इज डिफरेंट इन साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे। थर्ड स्टेप क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स -1 इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स इन द साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो ये दो टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और ये इजी सा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, जब भी कैटाबॉलिज्म वर्ड आए तो समझ लेना कि इट मींस डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। ये डिग्रेडेशन की वजह से एनर्जी का जनरेशन होगा। ठीक है, और ये डिग्रेडेशन की वजह से हीट रिलीज होगी। वो प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे एक्सर्गोनिक प्रोसेस। ठीक है, एंड द बेस्ट एग्जांपल जो हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं वो है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है डेट इज ग्लूकोज, उसका ऑक्सीडेशन होके वो सिंपलर मॉलिक्यूल में डिग्रेड हो रहा है, और उसके वजह से एनर्जी मतलब एटीपी का जनरेशन हो रहा है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ कैटाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिज्म जब भी टर्म आए इट मींस डिग्रेडेशन, एनाबोलिज्म जब भी टर्म आए इट मींस फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स है शोन बाय डॉट्स, ये बन रहे, ये मिलके बना रहा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो ये एक एनाबोलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस में हीट रिलीज नहीं होती है, और ये प्रोसेस होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। सो इट विल कंज्यूम और यूटिलाइज एनर्जी, एंड इट इज एंडरगोनिक प्रोसेस, मतलब यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होगी। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, ये भी हम 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस simple inorganic molecule like carbon dioxide in the presence of light and chlorophyll, उसका कन्वर्जन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, और ये इंपॉर्टेंट है कि सम पाथवे कैन बी आइदर कैटाबोलिक और एनाबोलिक टाइप। वो कैटाबोलिक टाइप का भी हो सकता है या फिर एनाबोलिक टाइप का भी हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा, फिजियोलॉजिकल स्टेट। और वो पाथवे जो कैटाबोलिक और एनाबोलिक टाइप दोनों को, या फिर दोनों हो सकते हैं एक पाथवे में, वो टाइप के पाथवे को हम बोलेंगे एम्फीबोलिक पाथवे। बेस्ट एग्जांपल है टीसीए साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में एग्जाम में सीधा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पाथवे इज एम्फीबोलिक, उसका एग्जांपल है टीसीए साइकिल। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पे दिया है इंपॉर्टेंट वाला। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे आपके लिए ड्रॉ कर दूं, हाँ, तो यहाँ पे दिया है कि ईच मेटाबॉलिक पाथवे हैज फर्स्ट कमिटेड स्टेप या फिर इरिवर्सिबल स्टेप। इरिवर्सिबल क्यों,
क्योंकि चेंज इन फ्री एनर्जी इज लार्ज नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड दस रिएक्शन कैन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली एंड नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे फ्री एनर्जी का कंसेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक कंसेप्ट है, लेकिन ये 11-12 की वजह से आपको पता होगा, इतना सा इंफॉर्मेशन काफी है कि जब फ्री एनर्जी की वैल्यू निगेटिव होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। ये 2 पॉइंट्स अभी के लिए याद रखो आप, ठीक है, इससे काम बन जाएगा। अगर डेल्टा जी या फिर फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो रिएक्शन विल फेवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। विद दिस इंफॉर्मेशन वी कैन अंडरस्टैंड दिस लेट। तो फर्स्ट स्टेप मतलब ये वाली स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे की कमिटेड होती है या फिर इरिवर्सिबल स्टेप होती है। इरिवर्सिबल इसलिए क्योंकि ए टू बी ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन की फ्री एनर्जी की वैल्यू लार्ज नेगेटिव होती है। तो अगर लार्ज नेगेटिव होगी तो रिएक्शन विल फेवर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कैसे होगी, आगे जाएगी, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज कमिटेड, ठीक है। ऐसा बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, ठीक है। इट विल proceed in forward direction because the change in free energy is large negative, okay। थर्ड पॉइंट, ये एज इट इज आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सीएसआई नेट या फिर कोई और एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। और अगर आपको ये स्टेटमेंट दे दिया जाए, इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म बेसिक मेटाबोलिक पाथवेज आर आइडेंटिकल, तो हाँ ये आइडेंटिकल होता है, ये आप एज इट इज मेमोराइज करके रख लो, ठीक है, ये काम में है। अभी हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे को हम अभी डिस्कस करेंगे। So the first way by which metabolic pathway can be regulated is by feedback inhibition. Feedback inhibition में क्या है, accumulation of an end product of a metabolic pathway inhibits an enzyme catalyzing one of the reaction, usually first reaction of the pathway. यहाँ पे end product D है, तो जब D का accumulation हो जाए तो D क्या करेगा, यूजुअली इट विल इनिबिट फर्स्ट एंजाइम या फिर फर्स्ट स्टेप। ध्यान से सुनना, यूजुअली या फिर कॉमनली या फिर मोस्टली वो इनिबिट करता है फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट एंजाइम, ठीक है। अगर एग्जाम में ऑप्शन में दे दिया जाए कि एंड प्रोडक्ट कैन इनिबिट फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो आप क्या लिखोगे, यस इट कैन इनिबिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ऐसा नहीं है कि डी सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही इनिबिट करेगा, वो सेकंड को भी कर सकता है, थर्ड को भी कर सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली टर्म दे दिया जाए कि यूजुअली, कॉमनली, मोस्टली, तो आप टिक किसको करोगे, फर्स्ट एंजाइम को या फिर फर्स्ट स्टेप को, आप सेकेंड या थर्ड स्टेप को टिक नहीं करोगे। तो ये मैटर करता है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दिया है, ठीक है। यूजुअली दिया होगा, यू विल मार्क फर्स्ट स्टेप या फिर फर्स्ट एंजाइम एज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वो इनिबिट कैसे करेगा, end product D can bind to allosteric site of an enzyme E1 which can cause conformational change in E1 enzyme and this will interfere with the binding of substrate with enzyme in the active site of E1 enzyme। तो मैंने नीचे ये भी डायग्राम से अच्छे से समझाने के लिए एक सिंपल सा डायग्राम दे दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने E1 एंजाइम यहाँ पे दिखाया है, जिसमें एक सर्कुलर, सेमी सर्कुलर एक्टिव साइट मैंने दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, और सबस्ट्रेट भी सर्कुलर दिया है जो कि आराम से एक्टिव साइट में बाइंड कर सकता है, ये इनिशियल का है, ठीक है। एलोस्टेरिक साइट मतलब क्या, साइट विच इज डिफरेंट देन एक्टिव साइट इज नोन एज एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, एक्टिव साइट के अलावा। तो मान लेते हैं कि
डी मतलब एंड प्रोडक्ट डी का एक्यूमुलेशन हो जाए और वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाए। ये मैंने दिखा दिया है कि डी बाउंड विद एलोस्टेरिक साइट। इसके वजह से एंजाइम में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और जैसे कि आप देख सकते हो कि कन्फर्मेशनल चेंज आने की वजह से एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया, सेमी सर्कुलर से वो ट्रायंगल जैसे हो गया, जिसकी वजह से सर्कुलर सबस्ट्रेट अभी इसमें बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, एंजाइम E1 विल बी इनएक्टिव, एंजाइम E1 इनएक्टिव रहेगा, ए का कन्वर्जन डी में नहीं होगा। ठीक है, इजी है ये, इसको और डिटेल में समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि ए का कन्वर्जन डी में हो रहा है, तो ए का कन्वर्जन डी में हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो डी लेवल्स विल राइज, फिर ये वापस से चलता रहेगा मेटाबॉलिक पाथवे, ए का कन्वर्जन डी में होगा, डी का लेवल वापस बढ़ गया। तो ऐसे करते करते समझ लो कि डी का कॉन्सेंट्रेशन या फिर डी का अमाउंट सेल के अंदर बहुत बढ़ गया, डी का अमाउंट सेल के अंदर बहुत बढ़ गया। तो अगर बहुत बढ़ गया है तो क्या अभी डी का फॉर्मेशन करने की जरूरत है या डी को सिंथेसाइज करवाने की जरूरत है? अगर डी का लेवल बहुत बढ़ गया है तो डी का अभी कुछ काम नहीं रहेगा, क्योंकि डी के लेवल बहुत इनफ है, वो बहुत बढ़ गया है। तो डी क्या करेगा, इट विल सेंड सिग्नल, वो सिग्नल सेंड करेगा कि नाउ इट इज द टाइम टू स्टॉप सिंथेसाइज मी, इट इज द टाइम टू स्टॉप सिंथेसाइज एंड प्रोडक्ट डी। ये सिग्नल को हम क्या बोलेंगे सिंपल टर्म में, फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, ये डी अभी सेल को सिग्नल भेज रहा है कि मेरा सिंथेसाइज, मेरा फॉर्मेशन बहुत हो गया है, ठीक है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो चुका है, अभी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो सिग्नल भेजेगा। ये सिग्नल को ही हम सिंपल टर्म में फीडबैक इनहिबिशन बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अभी क्या होगा, अभी डी का लेवल बहुत बढ़ गया है, उसने सिग्नल भेजा, डी ने क्या किया, एंजाइम E1 के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड किया, कन्फर्मेशनल चेंज लाया, कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से सबस्ट्रेट अब एंजाइम में बाइंड नहीं कर पाएगा, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम 1 इनएक्टिव रहेगा, एंजाइम 1 इनएक्टिव रहेगा तो ए का कन्वर्जन बी में नहीं होगा, बी का सी में नहीं होगा, सी का डी में नहीं होगा। ठीक है, सो डी की लेवल अल्टीमेटली अभी डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसे करते करते डी का लेवल और कम हो गया, ऐसे करते करते और कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। डी का लेवल अगर बहुत कम हो गया तो एलोस्टेरिक साइट पे कोई बाइंड ही नहीं करेगा एंजाइम के, क्योंकि डी का लेवल कम है बहुत। अगर एलोस्टेरिक साइट पे कोई बाइंड नहीं करेगा एंजाइम 1 के, तो एंजाइम 1 का कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा, एक्टिव साइट का कन्फर्मेशनल चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट आके आराम से एक्टिव साइट में बाइंड कर जाएगा, एंजाइम 1 को एक्टिव करेगा, एंजाइम 1 एक्टिव हो गया तो ए का कन्वर्जन बी में, बी का कन्वर्जन सी में, सी का कन्वर्जन डी में हो जाएगा, वापस से डी के लेवल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन हो कैसे रहे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी चीज बॉडी के अंदर सबसे कम या सबसे ज्यादा हुई तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। विटामिन की बात कर लो, विटामिन बहुत कम भी अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं, तो उसका लेवल रेगुलेट या फिर मेंटेन होना बहुत जरूरी है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो फीडबैक इनहिबिशन आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, so this is the second way by which metabolic pathway can be regulated, it is feedback repression। तो ये एग्जामिनर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है फीडबैक रिप्रेशन भी फीडबैक इनहिबिशन ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। फीडबैक रिप्रेशन क्या है कि एंड प्रोडक्ट और डेरिवेटिव ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे prevents the synthesis of an enzyme catalyzing one of the reaction of the pathway, it occurs at gene level। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीडबैक रिप्रेशन। and end product can combine with DNA and prevent the transcription and translation, thereby preventing enzyme synthesis। अभी ध्यान से सुनना, फीडबैक इनहिबिशन जीन लेवल पे काम नहीं करता, और फीडबैक इनहिबिशन में एंड प्रोडक्ट सीधा एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करके एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा। लेकिन फीडबैक रिप्रेशन जीन लेवल पे काम करता है, और इसमें एंड प्रोडक्ट
एंजाइम को इनिबिट नहीं करता है, इसमें एंड प्रोडक्ट सीधे एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देता है, एंजाइम को बनने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर ये एंड प्रोडक्ट डी है तो वो एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड करेगा डीएनए के, और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ E1 एंजाइम को वो प्रिवेंट करेगा, वो बनने ही नहीं देगा एंजाइम को। फीडबैक इनहिबिशन में एंड प्रोडक्ट इनहिबिट कर रहा था, और फीडबैक रिप्रेशन में एंड प्रोडक्ट एंजाइम को बनने ही नहीं दे रहा है। तो ये दो डिफरेंस है। यहाँ पे दिया है मैंने कि लिखा है कि डी विल प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम E1। ठीक है, तो ये टू टाइप्स बाय विच मेटाबॉलिक पाथवे कैन बी रेगुलेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये लास्ट स्लाइड थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि अभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि टेलीग्राम ग्रुप पे कि पढ़ाई करनी कैसी है। तो मैं यही बोलूंगा कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग इंफॉर्मेशन है। अब अगर आप देखोगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म या फिर इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म में अलग अलग बुक्स में बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन दी है, तो क्या आपको सारी पढ़नी चाहिए? तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, और सिर्फ वो चीजें आपको पढ़नी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बहुत डेप्थ में अगर इंफॉर्मेशन होगी तो वो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर बायोकेमिस्ट्री के 10 रेफरेंस बुक हो गए और हर एक रेफरेंस बुक में अलग अलग स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन होगी डेप्थ वाली, तो ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। बहुत रेयर चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, कैसे पॉइंट्स पढ़ने आपको? मान लो 10 रेफरेंस बुक है और 10 के 10 रेफरेंस बुक में एक कॉमन इंफॉर्मेशन दी है। कॉमन इंफॉर्मेशन दी है मतलब वो इंपॉर्टेंट होगी, तभी तो वो कॉमन है हर एक रेफरेंस बुक में। तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमको टारगेट करनी। उसमें से भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन सा ज्यादा पार्ट टारगेट कर रहे हैं वो हम पहले पढ़ेंगे, और बाकी वाली जो इंपॉर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवेज हर एक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम वेटेज इसका है। ठीक है, CSI नेट के एग्जाम में इसका सिर्फ 6 मार्क्स का वेटेज है। एक पार्ट सी का क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, एक पार्ट बी का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का। ठीक है, और ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें आगे और साइकिल्स आएंगे, उसका रेगुलेशन आएगा, तो ये मेमोराइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स मुझे पूछे कि क्या हम ये ऑप्शन पे डाल सकते हैं, तो मेरा सजेशन हाँ होगा। ठीक है, माय सजेशन वुड बी यस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रिटेन करना है। इसमें कंसेप्ट बहुत कम है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ना के बराबर है। तो इसके जगह पे आप बाकी के टॉपिक्स के लिए आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोटीन हो गया, एंजाइम काइनेटिक्स हो गया, पीएच के न्यूमेरिकल्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स हो गए। अभी ये न्यूमेरिकल्स पे अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये तो आपसे सॉल्व हो नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो हो जाएगा, लेकिन मेटाबॉलिक पाथवे में आप ये पढ़ रहे हो और इसमें डेप्थ वाला क्वेश्चन आ गया। पहले ये है वास्ट टॉपिक, उसमें भी अगर स्टूडेंट भूल गए तो इतना टाइम इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होगा? ठीक है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। और अगर BSc MSc के लिए आपको बायोकेमिस्ट्री में एक सेपरेट सब्जेक्ट होगा मेटाबॉलिक पाथवे थियरी के लिए, तो आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस चालू कर दो। ठीक है, और ये भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।